एक मां का वीडियो सामने आया है, आंसू रोके नहीं रुक रहे। मांग न्याय की है, 23 साल के बेटे के लिए इंसाफ। जिसकी बाइक को एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। बाइक सवार लड़के की मौके पर ही जान चली गई। आरोपी कार चालक सिर्फ 17 साल का एक नाबालिग लड़का बताया जा रहा है। वीडियो बताते हैं कि स्पीड से चल रही उस गाड़ी में आरोपी की बहन भी थी। रीलबाजी, स्टंटबाजी चल रही थी और इसी बीच एक्सीडेंट कर दिया। और फिर से वही पुणे पोर्शे और कानपुर लैम्बोर्गिनी केस के स्क्रिप्ट को दोहराने के आरोप, यानी रैश ड्राइविंग, आम लोगों की मौत, एक्शन के नाम पर लीपापोती और त्वरित बेल। आज के शो में इसी मामले पर विस्तार से बात करेंगे। एआई समिट में बदइंतजामी के आरोपों पर सरकार को माफी क्यों मांगनी पड़ी और भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ किन मुद्दों पर बात की, ये भी बताएंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। तो ये घटना 3 फरवरी की है। दिल्ली में एक जगह पड़ती है द्वारका। यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास दोपहर करीब 12 बजे की बात है। 23 साल का साहिल धनेश्रा अपनी बाइक पर था। साहिल की मां इन्ना माकन ने सिंगल पेरेंट के तौर पर उसकी परवरिश की, उसके लिए सपने देखे। साहिल भी मेहनती था, बीबीए फाइनल सेमेस्टर में था। आगे की पढ़ाई के लिए यूके जाना लगभग तय था। पढ़ाई के साथ साथ घर के लिए कुछ कुछ काम भी कर रहा था। 3 फरवरी को घर ही लौट रहा था। सड़क पर डिवाइडर नहीं था। एक तरफ से साहिल अपनी बाइक पर आ रहा था और दूसरी तरफ से आ रही थी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें देखा जा सकता है कि ये स्कॉर्पियो काफ़ी तेज़ गति से चल रही थी। साहिल की बाइक से टकराने से ठीक पहले वो एक बस से टकराने से बची। फिर साहिल की बाइक को टक्कर मारती हुई सड़क पर खड़ी एक कैब से टकरा गई, जिसके चलते कैब ड्राइवर अजीत सिंह बुरी तरह घायल हो गए। अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। ये टक्कर कितनी भीषण थी, साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है। रिपोर्ट बताती है कि साहिल के सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं। उसके सिर के बाएं हिस्से में गंभीर चोट थी। ब्रेन में एक जगह फ्रैक्चर पाया गया। स्कैल्प के नीचे खून का थक्का जमा हुआ था। बाईं तरफ की 3 पसलियां टूट गईं। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से फेफड़ों में खून जमा हो गया। राइट अपर लिम्ब में फ्रैक्चर पाए गए और कई वाइटल अंगों को नुकसान पहुंचा। ये सब बताते हुए ही सिहरन सी हो रही है। इतनी भीषण चोटों के चलते घटनास्थल पर ही साहिल की जान चली गई। साहिल की मां का आरोप है कि टक्कर के बाद भी आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी और फिर भागने की कोशिश की। ये भी सामने आया है कि आरोपी के पास लाइसेंस भी नहीं था। 15 फरवरी को सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो में साहिल की मां ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी अपनी बहन के साथ रील बना रहा था, स्पीड फन रील, और इसी का एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हो गया। उनका कहना है कि रईसी के प्रदर्शन ने उनके बेटे की जान ले ली। इस देश में यही होता है, इसलिए वो अपने बेटे को मैनचेस्टर भेजने वाली थी। औरों के बच्चे सेफ नहीं है। ऐसे राक्षसों की वजह से औरों के बच्चे सेफ नहीं है। ये पैसे की गर्मी, ये बहुत सारे रईस जादे आज तक ऐसा कर चुके हैं और ये होता आ रहा है इस देश में। और इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अपने ये रूल्स, गंदे रूल्स क्यों नहीं चेंज कर रही है? 2-4 हजार रुपए हमारे बच्चों की कीमत लगाई जा रही है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। जिनके बच्चे चले जाते हैं, जो अपने बच्चों को कंधे देते हैं, उनसे पूछो जाके, उनसे पूछो जो अपने बच्चों को कुचला हुआ देखते हैं। मां का आरोप यह भी है कि आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। दरअसल पहले जानकारी सामने आई थी कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने यही उम्र बताई थी। पुलिस पहले उसके ऊपर बालिग की ही तरह केस चलाना चाहती थी, लेकिन बाद में आरोपी के वकील ने कुछ दस्तावेज दिखाए जिसमें उसकी उम्र 17 साल दिखाई गई है। इसी आधार पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे जमानत दे दी। आरोपी के हाई स्कूल के एग्जाम भी हैं। अंतरिम जमानत में इस बात का भी जिक्र किया गया। हालांकि मां का कहना है कि ये सब फर्जीवाड़ा है, आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। इन्ना माकन के मुताबिक आरोपी के भाई का वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने भाई की जगह गाड़ी चलाने और लाइसेंस होने की बात कह रहा है। यानी ये भी साबित करने की कोशिश हो रही है कि आरोपी तो गाड़ी में था ही नहीं। इधर पुलिस से जब ये सवाल पूछा गया कि पहले लिखी 19 साल की उम्र को फिर 17 क्यों किया गया, तो ये जवाब मिला। जो ऑफेंडिंग व्हीकल था उसमें 2 लोग थे, एक सिस्टर थी और एक उसका भाई था। उनसे इनिशियल पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपनी एज 19 ईयर बताई थी, जो कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए तो उसकी एज 17 साल कुछ महीने थी। केस रजिस्ट्रेशन के बाद उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने
जो जुवेनाइल है उसको 10 तारीख तक तो ऑब्जर्वेशन होम में रखा। आफ्टर दैट एग्जामिनेशन के चलते उसको अंतरिम रिलीफ मिला हुआ है। जो फादर है, जो ऑफेंडिंग व्हीकल का ओनर है, उसके खिलाफ भी हमने उसको बाउंड डाउन किया है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसको हम चार्जशीट भी करेंगे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी के पिता को भी डिटेन किया था, हालांकि तुरंत ही छोड़ भी दिया गया। आरोपी के पिता एक कमर्शियल कार बिजनेस चलाते हैं। उनका कहना है कि बेटा पूरी तरह निर्दोष है। साहिल की मां के लिए दुख है। मैं 31 जनवरी को दिल्ली से गोरखपुर कुशीनगर उत्तर प्रदेश के लिए मैं बिजनेस सिलसिले में बाहर गया। 3 तारीख को सुबह 11 बजे, 11:30 बजे के 11:45 बजे मेरे वाइफ की तरफ से कॉल आया, गाड़ी बच्चा का एक्सीडेंट हो गया। घबराते हुए कॉल आया मेरे पास। मैं भी घबरा गया। घबरा के पूछा गाड़ी कैसे ले गया, कौन ले गया? बोले गाड़ी वो और उसके सिस्टर को छोड़ने ड्रॉप करने के लिए मेट्रो के लिए वो ले गया था। और लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है, जो बच्चे वहाँ काफ़ी रश था और कॉलेज भी ओपन था और बच्चे भी काफ़ी थे वहाँ। और कोई बस और इधर से गाड़ी जा रही थी। बच्चा ये बोला कि गाड़ी बाइक से टकरे। मैंने बोला जी अगर बच्चा ठीक है तो पहले आप हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक कराओ। मैं दूर था, मुझे ये लगा कि थोड़ा मोड़ा चोट होगा तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ। बच्चा मेरा उसको उठाया भी, उस बच्चा के लिए भी मुझे दर्द है। लेकिन सवाल यह है कि उनकी इस सफाई का किया क्या जाए? क्या इससे साहिल वापस आ जाएगा? इस तरह के मामलों में बार बार एक ही तरह का पैटर्न क्यों सामने आता है? बीते लगभग 2 साल में हमने ऐसे कई बड़े मामले देखे हैं। पुणे पोर्शे वाला केस तो आपको याद ही होगा। 17 साल के लड़के ने 2 IT प्रोफेशनल्स को रौंद दिया। आरोपी को बचाने की तमाम कोशिशें हुई, कभी ड्राइवर पर ब्लेम डाला गया, कभी ब्लड सैंपल बदले गए। बाद में आरोपी को भी जमानत मिल गई। रोड सेफ्टी पर उससे निबंध भी लिखवाया गया, यानी 2 लोगों की जान की कीमत एक ऐसे एक निबंध रहा। और कानपुर लैम्बोर्गिनी वाला मामला तो अभी का ही है। एक अमीर तंबाकू व्यापारी के बेटे ने VIP रोड पर अपनी लैम्बोर्गिनी लोगों पर चढ़ा दी। कई लोग इसमें घायल हुए। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे। पहले तो आरोपी का नाम ना आए ऐसे प्रयास हुए, फिर CCTV फुटेज से जब दबाव पड़ा तो गिरफ्तारी में आनाकानी हुई। गिरफ्तारी जैसे तैसे हुई थी कि तुरंत बेल मिल गई। यानी एक पूरा पैटर्न है। रईस परिवार, उसकी कथित नाबालिग संतान के पास लग्जरी कार, खुद को दुनिया का शहंशाह समझने वाला एटीट्यूड, इसी एटीट्यूड से जन्मी रैश ड्राइविंग और इस ड्राइविंग का शिकार हुए निर्दोष। वो निर्दोष जो मेहनत लगन से अपने और अपनों के लिए कुछ करना चाह रहे थे। और ये पैटर्न यहीं नहीं रुकता है। पुलिस की हिला हवाली, ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश, जुवेनाइल एक्ट की सीमाएं और त्वरित जमानत, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। जिनकी जान गई वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जानकार कहते हैं कि इस तरह के मामलों में बेल मिलना तय ही हो जाता है, क्योंकि ढंग का कानून है ही नहीं। मौजूदा कानून के मुताबिक नाबालिग आरोपियों को जघन्य से जघन्य अपराधों का दोषी पाए जाने पर भी अधिकतम 3 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। और दूसरी तरफ ये ट्रेंड है जिसमें बेल तुरंत मिली जा रही है। तो ऐसे में जिम्मेदारी कैसे तय हो? पुणे वाले मामले में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कुछ टिप्पणियां आई। कहा गया कि आरोपी के माता पिता ही इस हादसे के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को गाड़ी की चाबी पकड़ाई और जश्न के नाम पर सारी सीमाएं तोड़ने की आज़ादी महसूस कराई। तो ये सवाल है कि क्यों कुछ घरों के पेरेंट्स अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं रख पा रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके अधीन है, कुछ भी होने पर चीज़ें मैनेज हो जाएंगी? अगर हाँ, तो हमारे नीति निर्माता इस बारे में क्या कर रहे हैं? जब ये बात बार बार कही जा रही है कि मौजूदा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधान रसूखदार लोगों के लिए शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी बहस, ज़रूरी चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं कानून बनता कि रैश ड्राइविंग करने वाले नाबालिग को भी न्यूनतम 10 साल हिरासत में रखा जाएगा, उसके पेरेंट्स पर भी लाइफ टाइम ड्राइविंग बैन का खतरा रहेगा, या कम से कम कानून उनकी भी जवाबदेही तय करेगा? दूसरे देशों में तो तमाम कानून है, फिर यहाँ कोई उदाहरण क्यों नहीं सेट किया जाता? कब तक इस देश के आम लोग सिस्टम को ताक पर रखने वाले इस अहंकार का शिकार होते रहेंगे? जवाब देने की बारी सरकारों की है, संसद की है, विधायिका की है, जो कानून बनाते हैं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। अभी बारी है सुर्खियों की। दिल्ली में चल रहा है ग्लोबल साउथ का पहला बड़ा AI समिट। पहला दिन बीता
तो एआई पर काम करने वालों का जौहर दिखा, खूब ज्ञान की बातें हुई, एआई की दुनिया में चीन और अमेरिका के दबदबे को बैलेंस करने जैसी बातें। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, बदइंतज़ामी की बातें भी शुरू हो गई। समिट में गए कुछ लोगों का सामान खो गया, कुछ ने बताया कि बेहद ज़रूरी सामान उन्हें अंदर ले जाने नहीं दिया गया। इन अनुभवों को समेट कर खबरें बनी, हो हल्ला मचा, तो सरकार का बयान आया। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बदइंतज़ामी के लिए माफ़ी मांगी, सुधार का वादा किया। If anybody has faced any problems yesterday, my apologies for that. We are working very hard. The entire team is working day and night to organize this world's biggest AI summit, and we'll make all efforts to make sure it is enjoyable for all of you. तो हुआ यूं कि समिट के लिए 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। करीब 80,000 लोग एक साथ भारत मंडपम पहुंच गए। भीड़ का आलम ऐसे समझिए कि उसी जगह हर साल होने वाले ट्रेड फेयर में दिन भर में कुल 1 लाख लोग पहुंचते हैं। लेकिन एआई समिट को लेकर बने बस से जल्दी आओ जल्दी पाओ टाइप का माहौल बन गया। जितने लोग एक दिन में पहुंचते हैं उतने एक झटके में पहुंच गए। लंबी लंबी कतारें, सिक्योरिटी चेक में कन्फ्यूजन, कमज़ोर वाईफाई, रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी जैसी शिकायतें मिलने लगी। दिक्कत तब और बढ़ी जब प्रधानमंत्री मोदी के आने का पता चला। समिट में पहुंचे लोगों का दावा है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले बूथ खाली करने को कहा गया। बेंगलुरु से पहुंचे नियो सेपियन कंपनी के सीईओ धनंजय यादव के स्टॉल से डिवाइस चोरी हो गए। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री 2 बजे आने वाले थे, उससे पहले दोपहर 12 बजे सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने अपने सामान छोड़कर स्टॉल से जाने को कहा, इस भरोसे पर कि वो ध्यान रखेंगे। उनकी बात पर भरोसा करके सामान वहीं छोड़ दिया, लेकिन जब वापस बूथ पर गया तो सामान चोरी हो गया था। इंतजाम बेहतर करने में सुरक्षा कर्मियों को भी दिक्कतें आई। खबरें बता रही हैं कि प्लानिंग G20 के पैटर्न पर की गई थी। G20 भी 2 साल पहले इसी जगह हुआ था, जिसमें दुनिया भर के दिग्गजों का जुटान हुआ था। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। G20 में केवल VVIPs आए थे। इस बार VVIPs के अलावा हजारों की संख्या में जनता भी थी। दोनों को मैनेज करने में काफ़ी मुश्किलें आईं। इंडियन एक्सप्रेस ने व्यवस्था में लगे एक सुरक्षा अधिकारी का बयान छापा है, जिसके मुताबिक आयोजकों को कुछ दिन पहले ही लोगों को पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। इससे कंफ्यूजन और परेशानी कुछ कम होती। बदइंतजामी का मुद्दा विपक्ष ने भी उठाया। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, लेकिन वहां के हालात बहुत ही भयानक हैं। समिट में मिसमैनेजमेंट से फाउंडर्स और एग्जिबिटर्स बेहद परेशान हैं। इन सब आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान आया, जिसे हम आपको सुना चुके हैं। इवेंट में अभी 3 दिन और हैं। शुक्रवार को आखिरी दिन है। उम्मीद है कि इन घटनाओं और मंत्री के बयान के बाद आयोजक सबक लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आ गए हैं। सुबह सवेरे मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग की, कुछ घंटे बाद फिल्मी सितारों से मिले। दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुंबई के लोक भवन में बातचीत की, जिसमें भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। रक्षा, सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, इनोवेशन, छात्रों की आवाजाही जैसे मुद्दों पर बात हुई। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि साल 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। भारत और फ्रांस मिलकर के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करेंगे। आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। हम ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। वहीं मैक्रों भारत में हुए स्वागत से काफ़ी खुश नजर आए। बोले कि भारत और फ्रांस के बीच का रिश्ता वाकई बहुत खास है। आज हमने फैसला किया है कि इस साझेदारी को और ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। इसके बाद दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन किया, जिसमें उद्योगपतियों, स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेशन से जुड़े लोगों को संबोधित किया। मैक्रों के इस दौरे पर 114 रफाल वाली डील पर ऑफिशियल मुहर लग सकती है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा 12 फरवरी का ललन टॉप शो देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैक्रों कल यानी 18 फरवरी को एआई समिट में भी हिस्सा ले सकते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा,
पता नहीं किससे क्या कहा, सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा, बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं, आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।